युद्ध के मैदान में मुंह की खाई तो साइबर के मैदान में पाकिस्तान ने अपने हैकर्स की सेना छोड़ दी भारत के पीछे। पाकिस्तानी हैकर्स की चालाकी बेनकाब हुई है और पता चला है कि 15 लाख से ज्यादा साइबर अटैक पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित हैकर्स ने भारत की ओर किए हैं। इनका निशाना था भारत की इम्पॉर्टेंट इंफ्रा और ख़ास तौर से क्रिटिकल इंफ्रा, लेकिन भारत ने इन तमाम साइबर हमलों को नाकाम कर दिया। मुट्ठी भर ही कुछ ऐसे साइबर हमले थे जिसमें वो बहुत ही आंशिक रूप से कामयाब हो पाए, लेकिन अच्छी बात यह है कि भारतीय वायुसेना ने जिस तरह से अपने एयर डिफेंस के ज़रिए पाकिस्तानी मिसाइलों का मुकाबला करके उनको मिट्टी में मिला दिया, इसी तरह से हमारी साइबर डिफेंस ने भी पाकिस्तान से आने वाले हर साइबर हमले का जवाब दिया और उन्हें निस्तेनाबूद कर दिया। 7 खतरनाक एपीटी ग्रुप्स सक्रिय बताए जा रहे हैं, उनकी पहचान भारत ने की है, लेकिन आप और हमारे लिए इसमें एक सीख है कि हमें अब ज़्यादा सतर्क रहना है। आज आपकी खबर आपका फ़ायदा में हम इसी सतर्कता की बात करेंगे। आपकी हमारी किस तरह की जिम्मेदारी है, पहले पाकिस्तान की साजिश को समझेंगे और फिर उसे बेनकाब करने के साथ साथ अपनी तैयारियों का जायजा भी लेंगे। मेरा नाम है दीपक डोभाल, मैं लौट रहा हूँ खास मेहमानों के साथ। पहले देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकी ठिकानों को हमने तबाह किया। पाक सेना ने सिर उठाया तो हमारी मिसाइलों ने उनकी जुबान सिल दी। अब पाकिस्तान डिजिटल मैदान में कूदा है तो उनके नापाक कोड्स को हमारा अलर्ट सिस्टम चुन चुन कर ठिकाने लगा रहा है। जी हाँ, भारत पाकिस्तान सीमा पर गोलीबारी का रुकना एक कूटनीतिक विराम हो सकता है, लेकिन साइबर मोर्चे पर जंग अभी जारी है। महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में 15 लाख से अधिक साइबर अटैक भारत पर किए गए, जिनमें से अधिकांश हमले पाकिस्तान, बांग्लादेश और मध्य पूर्व के देशों से ट्रेस हुए हैं। लेकिन अहम बात यह है कि केवल 150 हमले ही सफल हो पाए, जिससे साफ है कि भारतीय साइबर सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और तैयारी अपने चरम पर है। महाराष्ट्र पुलिस की माने तो इस बीच भारत ने 7 एपीटी ग्रुप्स की पहचान की है जो इन हमलों के पीछे सक्रिय हैं। ये हैं पाकिस्तान का एपीटी 36, पाकिस्तान साइबर फोर्स, टीम इंसेन पीके, मिस्टीरियस बांग्लादेश, इंडो हैक सेट, साइबर ग्रुप हॉक्स 1337 और पाकिस्तान से ही जुड़ा नेशनल साइबर क्रू। एपीटी ग्रुप्स किसी सरकार या मिलिट्री से जुड़े हो सकते हैं और इनका मकसद केवल सर्वर क्रैश करना नहीं, बल्कि डेटा चुराना, नेटवर्क में स्थायी सेंध लगाना और राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करना होता है। ये हमले गवर्नमेंट वेबसाइट्स, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और मीडिया पोर्टल्स को निशाना बना रहे थे। कई वेबसाइट्स की सामग्री बदली गई, कुछ समय के लिए डाउन भी हुई, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सबसे अहम बात यह है कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया। इसके अलावा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े ऑपरेटिव्स ने 2 बेहद चालाक मालवेयर कैंपेन का सहारा लिया। डांस ऑफ हिलरी और कॉल्स फ्रॉम मिलिट्री, ये ऐसे स्पाईवेयर हैं जो खास तौर पर पत्रकारों और सैन्य अधिकारियों के मोबाइल फोन को निशाना बना रहे थे। एपीटी ग्रुप्स ने डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस और जीपीएस जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया। डीडोस में एक साथ लाखों रिक्वेस्ट भेजकर वेबसाइट को डाउन किया जाता है। वहीं जीपीएस स्पूफिंग में लोकेशन डेटा को बदलकर सुरक्षा तंत्र को भ्रमित किया जाता है। यानी सीमा पर मुंह की खाने के बाद अब पाकिस्तान आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर मोर्चा खोलने की फिराक में है। लेकिन वो यहाँ भी नहीं बचेगा। साइबर हमलों को लेकर भारत की साइबर एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। गृह मंत्रालय और सर्ट इन जैसी संस्थाओं ने मिलकर रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम एक्टिवेट किया है। हमलावरों की आईपी और तकनीकी संरचना को ट्रेस कर ब्लैक लिस्टिंग और जियो फेंसिंग के जरिए इन अटैक्स को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। यानी सरहद, हवाई और जमीनी, पानी वाली या डिजिटल, पाकिस्तान को हर जगह मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन अब ये आम नागरिकों के लिए भी जरूरी है कि हम सब साइबर जागरूकता अपनाएं, सतर्क रहें और फेक खबरों से बचें। अपनी साइबर सुरक्षा मजबूत करें और हाँ, साइबर हमले की पहचान करें
और हाँ, किसी भी असामान्य गतिविधि को तुरंत पहचानें और संबंधित साइबर सुरक्षा एजेंसियों को रिपोर्ट करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं दीपिका सिंह का, सीईओ हैं डीप साइट साइबर लैब्स की। बहुत बहुत स्वागत है दीपिका आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं अमित दुबे जी, जाने माने साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट और एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका दुबे जी हमारे शो पे। दीपिका, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूं क्योंकि ये जो रिपोर्ट आई है ये महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल की ओर से आई है जो 15 लाख वाली है, एंड आपने क्लोज कोऑर्डिनेशन में महाराष्ट्र पुलिस की टीम के साथ काम भी किया है। तो थोड़ा सा आपसे हम इनसाइट्स लेना चाहेंगे। भारत अब पूरी तरह से सुरक्षित है, इसमें कोई शक नहीं। नभ हो, जल हो, थल हो या डिजिटल हो, हम हर जगह सुरक्षित हैं। इस बात की अब गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। लेकिन कितना बड़ा ये अटैक था, 15 लाख से ज़्यादा साइबर अटैक्स, थोड़ा डिकोड कीजिए कि क्या हुआ, किस तरह से था, इनकी पूरा का पूरा इनका ऑपरेशनल जो स्ट्रेटेजी है वो किस तरह की है साइबर वॉर की। तो दीपक जी, इसको मैं जो नाम देना चाहूंगी वो है साइबर वॉरफेयर का। साइबर वॉरफेयर कोई नई चीज नहीं है, ये स्टक्सनेट जब भी 2000s के दशक में हुआ था तब से चलते आ रहा है। और यहाँ पे ये 2 या 3 कारणों की वजह से किया जा सकता है। एक है डेटा के लिए, दूसरा है पैसों के लिए, तीसरा है डिफेसमेंट के लिए, या जो एपीटी ग्रुप्स है, हैकर ग्रुप्स है, उनके एक कंट्री के ऑनर के लिए वो कर रहे हैं। बट यहाँ पे अगर हम इस ऑपरेशन के स्टेटिस्टिक्स ही देखें, 15 मिलियन कोई बड़ा नंबर नहीं है जब साइबर वॉरफेयर या साइबर अटैक्स पे आते हैं, क्योंकि साइबर अटैक्स जब किए जाते हैं उनका रेशियो काफी स्क्यूड होता है। आप 10 लाख 15 लाख अटैक करेंगे तो शायद जाके चुनिंदा 500,000 अटैक शायद सक्सेसफुल होने की संभावना रखते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स, स्पेशली अगर हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, अगर हम कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, डिजिटल एसेट्स देखें, ये काफी आगे बढ़ चुका है। और दूसरा, मैंने जब इनका सक्सेस रेट देखा जो कि 0.01% से भी कम है, उसमें मुझे एक ही यहाँ पे इंडिकेशन मिला कि ये काफी एक्सपीरियंस नहीं दिख रहे हैं। अगर एक्सपीरियंस्ड होते तो उनका जो रेट होता, उनका जो पर्टिकुलर मोडस ऑपरेंडी होती, वो थोड़ी और एनहांस्ड होती, जो कि यहाँ नहीं दिख रहा है। एनहांस साइबर ग्रुप्स हमने इन्वेस्टिगेट किए हैं, नॉर्थ कोरिया, चाइना। इसमें जब ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे धावा बोलते हैं, अटैक करते हैं, इफेक्ट्स दिखते हैं। पर जितने भी अटैक्स अभी हमने देखे हैं, ये उन गिने चुने वेबसाइट्स है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के, या कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के, या कोई रिमोट एक एंटिटी ऑफ गवर्नमेंट, इन विच दे वर नॉट बीइंग सो सक्सेसफुल। बट एक चेतावनी मैं जरूर देना चाहूंगी, भले ही ये टेक्निकली इनएक्सपीरियंस्ड है और ये करेंगे जरूर क्योंकि इन्हें पैसे कमाने होंगे, बिकॉज दिस कम्स अंडर स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर टेररिज्म। So it's not just normal terrorism, it is state sponsored cyber terrorism। जबकि कुछ हैकर ग्रुप्स को बिठाया जाता है और उनको एक सेल्स टारगेट दिया जाता है, तो वो अगर इन टेक्निकल नतीजों से नहीं आ पा रहा है, दे विल बी यूजिंग सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग पे हम काफी बार एब्सोल्युटली कर चुके हैं। बिल्कुल दीपिका, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये आपने बहुत अच्छे से डिकोड किया कि ये जितने भी हैकर्स हैं, आई मीन उनको स्ट्रेटेजिकली तो समझदारी नहीं होगी कि हम उनको बिल्कुल नोविस बताएं या वो करें, बट स्टिल जो भारत का जो डिफेंस सिस्टम है, साइबर डिफेंस सिस्टम है हमारा, वो इतना रोबस्ट है कि उसके सामने ये चूजे और बुलबुले की तरह नज़र आ रहे हैं, ऐसा ज़रूर लगता है। क्योंकि 99.99% हमने सेव किया है अपने इंफ्रा को। अमित जी, थोड़ा सा हमें आप थोड़ा सा डीप डिग करके बताएं कि कौन है ये लोग, क्या इनका इरादा है और कैसे कर रहे हैं। क्योंकि इनका अंदाज़ अगर हम नहीं समझेंगे, विचारधारा तो हम समझते हैं, लेकिन अंदाज़ क्या है इनका, वो ज़रा समझाइए हमें, ताकि हम एक बेहतर तरीके से समझ पाएँ कि एग्जैक्टली ये लोग किस तरह से बदनीयत को अंजाम देते हैं। दीपक जी, पहले समझना होगा कि प्रीडोमिनेंटली 2 ऐसे ग्रुप हैं जो बड़े नोटोरियस हैं। एपीटी 36 जिसका नाम आपने लिया, और साइट कॉपी करके। एपीटी 36 2013 से एक्टिव है और बहुत सारे अटैक ऑलरेडी करता रहा। पर जैसा दीपिका ने कहा कि इनका कोई भी अटैक ऐसा नहीं था जो कोई बड़ा कहा जाए। नगर पालिका की कोई वेबसाइट हैक कर ली, किसी कॉलेज को का वेबसाइट डिफेस कर दिया,
कुछ सर्वर डीडोस अटैक से टेक डाउन किए, इसी तरह के सिम्टम्स रहे। पर साइड कॉपी जो इनका 2019 से एक नया एपीटी ग्रुप आया, उसके पास कुछ रैट टूल थे, जैसे एक अल्लामा करके रैट है, इस तरह से 2-4 उन्होंने रैट टूल बनाए और उसके बाद डिफेंस के लोगों को टारगेट करना शुरू किया अलग अलग फिशिंग कैंपेन से। तो ये थोड़ा ज़्यादा खतरनाक माना गया था साइट कॉपी करके, और डेटा कॉपी करता था। और उसके बाद कई जगह रैंसमवेयर अटैक में भी साइट कॉपी का नाम आया। खास बात ये नहीं कि कैपेबिलिटी इनकी क्या है, इनको चाइना के एपीटी ग्रुप का भी सपोर्ट, इनको और भी टर्किश एपीटी ग्रुप का सपोर्ट, और टर्की के जो बाकी एपीटी ग्रुप हैं जो काफ़ी खतरनाक माने जाते हैं, जिन्होंने यूएस में भी पहले काफ़ी बड़े सक्सेसफुल अटैक किए और एट्रीब्यूटेड हुए, या नॉर्थ कोरिया के साथ भी उन्होंने कुछ किए थे। तो इस तरह की चीज़ें बहुत बड़ी बन जाती है यदि आपको एक सिस्टमेटिक सपोर्ट मिल जाता है। अब हमारी जो डिफेंस सिस्टम है ज़्यादा प्रोमिनेंट इसलिए कही जाएगी क्योंकि हमने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जो कोऑर्डिनेटेड अटैक थे, क्योंकि वो बहुत लोगों द्वारा भी सपोर्टेड थे, उसको भी हमने रोका। तो हम काफ़ी अच्छी तरीके से डिफेंड कर पाए। और ये एडवाइजरी बहुत पहले ही आ गई थी सर्टिन द्वारा, भारत का जो सेंटर ऑफ इमरजेंसी रिस्पांस टीम है कि इस तरह के अटैक होंगे और इस तरह के सिग्नेचर होंगे, ये एपीटी ग्रुप एक्टिव हो चुके हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से थी। खासतौर से जितने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं हर जगह ये नोटिफिकेशन आ गया था, चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो, बैंक्स को हाई अलर्ट पर रखा गया। बैंक के जो सॉक सेंटर्स हैं, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स, वो लगातार ट्रैफिक मॉनिटर कर रहे थे। और उसी के अनुसार ये जो खबर आई है कि इतने अटैक तो हुए, लेकिन हमने वो एनोमलीज को टाइमली डायग्नोस किया, रिएक्ट किया, रिस्पॉन्ड किया और ख़त्म कर दिया। तो ये इस वजह से कोई भी ऐसा कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से हम कहें कि इनका कोई भी अटैक सक्सेसफुल रहा हो। ऑलमोस्ट कुछ वेबसाइट जरूर डिफेस हुई है, जिसकी इन्फॉर्मेशन मुझे आई थी, कुछ पॉलिटिकल वेबसाइट भी डिफेस हुई थी, लेकिन वो टाइमली रिकवर कर ली गई। और उनके भी डिफेस होने का कारण इसलिए था क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट की सिक्योरिटी प्रोविजनिंग जानबूझ के इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि उन पर कोई ई कॉमर्स नहीं हो रहा होता, उनको इतना क्रिटिकल नहीं माना जाता, उन पर एक सिंपल इंफॉर्मेशन पब्लिश की जाती है। तो ऐसे में कई बार इग्नोरेंटली वो वेबसाइट में जो सिक्योरिटी प्रोफेशंस है उतने अच्छे नहीं थे। तो डिफेंस करना आसान होता है, टेक डाउन करना आसान होता है, लेकिन वो फिर टेक केयर कर लिएगा। तो मैं कहूँगा कि भारत ने जिस तरीके से इसका मुकाबला किया, इसकी वजह से भारत का जो साइबर बिजनेस वो भी बढ़े, उसको एक बहुत कॉन्फिडेंस के तरीके पे देखा जाएगा। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं साइबर स्टार्टअप में, वो बढ़ेगा। भारत की जो इनोवेशंस हैं, जो नए नए जी टूल्स बना रहे हैं लोग साइबर सिक्योरिटी में, उनको अच्छे मौके मिलेंगे। इस एब्सोल्युटली तरीके से कि ब्रह्मोस मिसाइल को एक रिकग्निशन मिली ग्लोबली और ऑर्डर्स आने शुरू हुए। आई एम श्योर कि ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो स्टार्टअप्स हैं साइबर सिक्योरिटी में और एआई में भारत में काम कर रहे हैं, क्योंकि हम ये अब देखिए एब्सोल्युटली बिल्कुल सर। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार हमें ये थोड़ा सा समझना होगा कि इसमें हम भारतीयों को किस तरह से इनकी मॉडल्स ऑपरेंडी समझनी है, जैसे जिसका जिक्र अभी अमित जी कर रहे थे, APT 36 ट्रांसपेरेंट ट्राइब जिसे कहा जाता है, ये पाकिस्तान बेस्ड बड़ा एडवांस्ड APT ग्रुप माना जाता है। इसका काम क्या है? ये एक्सप्लॉइट करता है जो जियोपॉलिटिकल थीम्स होती हैं, जैसे अभी पहलगाम टेरर अटैक हुआ तो उसी के इर्द गिर्द ही अपना ताना बाना बुनेगा और विक्टिम्स को ल्योर करने की कोशिश करेगा। तो ये हमें ज़रूर समझना है कि कैसे ये लोग काम करते हैं। फिर ये फिशिंग ईमेल्स की बाढ़ लगा देते हैं मैलिशियस अटैचमेंट्स के साथ, PDF फाइल्स होंगी, एक्सेल फाइल्स होंगी, और फिर क्या करेंगे, ये लेजिटिमेट एंटिटीज़ का मिमिक करेंगे। इस बार भी कुछ केसेस में हमने देखा जम्मू कश्मीर पुलिस की और दूसरी जो लेजिटिमेट एंटिटीज़ हैं उनको ये मिमिक कर रहे थे। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये एक्चुअल में आपकी सरकार की तरफ से, लोकल अथॉरिटीज़ की तरफ से मेल आ रही हैं या फिर ये एक हमले की साजिश है। तो इन डिकोड करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोगों को भविष्य में भी सतर्कता बरतने में आसानी हो। छोटा सा ब्रेक के उस पार चर्चा जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दीपिका जी, अब आपके पास आना चाहूँगा और थोड़ा सा एक आम आदमी के नज़रिए से बताइए कि ये लोग कैसे टारगेट करते हैं, इनका टारगेट ग्रुप कौन होता है, किस तरह से होता है, और हमें किस तरह के डिटेल्स मालूम होने चाहिए ताकि हम सतर्क रहें भविष्य में। दीपक जी, इनका टारगेट ग्रुप थोड़ा वेरिड होता है, थीम भले ही एक हो। टारगेट एनालिसिस जो ये दिखाता है कि डेटा और पैसे, इनको दोनों की आवश्यकता होती है अपने अटैक को सक्सेसफुल कराने के लिए। तो अगर हम डेटा की बात करें तो ई कॉमर्स पोर्टल्स या पोर्टल्स जिनके पास काफी फाइनेंशियल डेटा हो,
स्टूडेंट्स चिल्ड्रन का डेटा हो तो इंस्टीट्यूशंस उनके आड़ में आ जाते हैं, या फिर गवर्नमेंट सीक्रेट्स, और गवर्नमेंट सीक्रेट्स या मिलिट्री डेटा, डिफेंस स्कीमेटिक्स, यह सिर्फ अब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के यहाँ पे नहीं पाएंगे। अगर लॉ फर्म्स कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ काम कर रहे हैं, या गवर्नमेंट टेंडर वेंडर्स जितने भी होते हैं, उन वेंडर्स के ऊपर भी इनका टारगेट जाता है। तो ये रिसर्च इसमें काफी उनकी पुख्ता होती है कि कौन से गवर्नमेंट वेंडर्स को हम अटैक कर सकते हैं, और उसमें से कौन से की सिक्योरिटी थोड़ी कम है, या उनका जो एस्टैब्लिशमेंट है अगर कम है, तो ऐसे उनका एक टारगेट ग्रुप बन जाता है। यह हो गया बिजनेस डेटा। जब आते हैं कंज्यूमर डेटा पे, तो डार्क वेब के द्वारा जितने भी डेटा डंप्स होते हैं, या फिर वो जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स के डेटा डंप्स है, वो परचेज कर लेते हैं, और वहां से फिशिंग कैंपेन्स, ईमेल कैंपेन्स जो मेलिशियस है, मेलिशियस व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेजना, बिकॉज आजकल लोगों का जो इस्तेमाल है व्हाट्सएप और मैसेजिंग में ज्यादा है कंपेयर टू ईमेल्स। ईमेल्स में लोग कम डाउनलोड करते हैं क्योंकि आपके कंप्यूटर में काफी सारे अच्छे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं। तो व्हाट्सएप पे पीडीएफ्स में या एक फेक न्यूज का इस्तेमाल करके, जो कि बहुत ही प्रो इंडिया एक न्यूज हो जिसमें लोग इमिडिएटली उसको डाउनलोड कर लें, यहाँ एक इमरजेंसी इनपुट या एक पीडीएफ बना के डाउनलोड कराने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे मैं हनी ट्रैपिंग का जो मेथड है वो रूल आउट नहीं करूंगी, क्योंकि अगर हमने इनकी टेक्निकल इनएक्सपीरियंस देखी है इन सोफिस्टिकेटेड अटैक्स, सोशल इंजीनियरिंग में ये कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी एप्स जो आपको झांसा दे, राइट फ्रॉम क्रिप्टो प्रॉफिट्स टू शेयर मार्केट प्रॉफिट्स, या इवन डेटिंग एप्स, उसमें अगर हनी ट्रैपिंग की संभावना हो सकती है, वहां हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे आते हैं, तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि दोनों कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट वेंडर्स एयर गैपिंग का इस्तेमाल करें। एयर गैपिंग एक मेथड होता है, टेक्निक होती है, जिसमें जैसे अगर अटैक एक सिस्टम पे हुआ, तो बिकॉज दैट सिस्टम इज एयर गैप फ्रॉम द अदर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, उसका जो कंटेन हो जाएगा अगर बैड इफेक्ट्स कुछ होने होंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितने भी हम फेक न्यूज एंड मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स देख रहे हैं, उसमें भले ही वो ट्विटर जैसे या मेटा जैसे कोई भी सिक्योर पोर्टल्स पे हो, लिंक्स के अंदर देयर कैन बी रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, जैसे कि एपीटी ग्रुप्स। यह सिर्फ ऐसे नहीं कि वॉर के दौरान या जब कभी कोई तनाव होता है तभी ही काम करते हैं, वो तभी भी काम करने रहेंगे जब ये तनाव वाला जो पीरियड है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इनका एक कोई पीरियड नहीं होता है जब वो काम करना चाहेंगे, वो उस वायरस पे डिपेंड होता है जो उन्होंने एक लिंक में छुपा के भेजा है। एब्सोल्युटली। इस तरह के जितने भी ये जो ग्रुप्स हैं, ये हमने देखा है कि जब जब इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स की सिचुएशंस आती हैं, तब तब ये थोड़ा सा और ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं ताकि ये एक्सप्लॉइट कर सकें इमोशंस को, और उस समय ये अपने काम को बखूबी अंजाम दे पाएँ। अब अमित जी, कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो अब साइबर स्पेस में तैर रही हैं, जो शायद लोगों के सर के ऊपर से जा रही हों, तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा समझाएं। जैसे बार बार इस्तेमाल किया जाता है कि डीडॉस अटैक्स हो गए साहब, या डिफेसमेंट्स हो गई वेबसाइट्स के। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, एक आम लोगों को, और इसके अलावा और कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी समझनी चाहिए ताकि वो सतर्क रहें? ये तो देखिए बहुत कॉमन टाइप ऑफ 3 अटैक्स जो होते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। यदि आपके सर्वर का एक्सेस लेकर कोई उसमें से डेटा चुरा ले, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो। इंटीग्रिटी का मतलब है कि आपके सर्वर में कोई एंट्री लेकर उसका डेटा मैनिपुलेट कर, फाइनेंशियल डेटा बदल दिए, बिल बदल दिए, कोई हॉस्पिटल के डिटेल्स बदल दिए, तो रिस्क बहुत बढ़ जाता है क्योंकि आपको पता भी नहीं है और आपका डेटा मैनिपुलेट हो गया। इस तरह के अटैक सबसे ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रिटी ब्रीच। और तीसरा जो है उसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी ब्रीच होना, कि आपकी ही इंफॉर्मेशन आपके लिए अनअवेलेबल हो जाए। तो इस तरह के अटैक जो अवेलेबिलिटी ब्रीच में आते हैं, अवेलेबिलिटी अटैक्स, उसको बोलते हैं हम डॉस अटैक या डीडॉस अटैक। ये काम कैसे करते हैं कि हर एक सर्वर की कैपेसिटी होती है, उतनी रिक्वेस्ट वो पर मिनट हैंडल कर सकता है। अब यदि मैं उससे ज्यादा रिक्वेस्ट उसको भेज दूंगा तो हैंडल नहीं कर पाएगा, और उसको या तो क्रैश होना पड़ेगा या हैंग हो जाएगा। इस तरह से उस सर्वर की अवेलेबिलिटी लेजिट यूजर के लिए बंद कर देना डीडॉस अटैक से पॉसिबल है। अब ऐसे में एंटी डीडॉस सिस्टम आते हैं जो एक फायरवॉल की तरह काम करते हैं और देखते हैं कि जो ट्रैफिक आ रहा है वो लेजिट ट्रैफिक है, वो एक ही जगह से तो नहीं आ रहा, या जिस तरह के आईपीस आ रहा है उन आईपीस की कैपेबिलिटी क्या है, और भी बहुत सारे एआई बेस्ड लॉजिक्स लगा के वो इवेंचुअली ब्लॉक कर देता है उस तरह के ट्रैफिक को। लेकिन कई बार
एक लेजिट ट्रैफिक भी जनरेट करा लिया जाता है। और वो लेजिट ट्रैफिक कैसे जनरेट होता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसकी वजह से वेबसाइट डाउन हो जाती है, थोड़े समय के लिए बंद हो जाती है। डिफेसमेंट होता है कि जब आप उस वेबसाइट को एक्सेस करें तो आपको उसका जो होम पेज है वो दिखाई ना दे और कुछ और ही वार्निंग दिख जाए या धमकी दिख जाए या किसी का वैसा नेगेटिव मैसेज दिखे तो उसे डिफेस कर दिया। इसका मतलब है कि उसने अपना पेज भी अपलोड कर दिया है वहां पर। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो डिफेसमेंट में आती है। ओके। वो भले ही कई बार ऐसा होता है कि चलो उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाया, लेकिन पेज अपलोड करना इसलिए आसान है क्योंकि उसको कोई ऐसा फील्ड मिल गया जिसके थ्रू वो या तो एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू या फिर किसी करंट पेज को मैनिपुलेट करने का उसके पास पावर आ गया ओके। और उस वजह से वो डिफेसमेंट कर पाया या रीरूटिंग कर दी, डीएनएस रिकॉर्ड बदल दिए उसके और उसकी वजह से वो पेज जहां रूट होना चाहिए था वहां नहीं हो रहा है, किसी और जगह पे हो रहा है, उस वजह से आप वो जो डिफेस पेज है वो दिख रहा। तो डिफेसमेंट may not be that serious but it happens quite frequently. Absolutely. अब जो एक मैं यहाँ पे एस्टैब्लिश करना चाह रहा था सर कि कई बार ऐसा होता है कि जब अटैक होता है तभी हम सोचते हैं कि ये अटैक हुआ है, ऐसा नहीं है। साइबर वॉर इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। हो सकता है आज हमारे कई सारे फोन्स में ऐसे एप्लीकेशंस पड़े जो एक्चुअली कोई एपीटी ग्रुप ड्राइव कर रहा हो, उसमें गेम्स हो सकते हैं, बेटिंग एप्स हो सकती है, ऐसी कोई भी ऐप जो उसको पता है कि बहुत सारे लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, या वो किसी एग्जिस्टिंग ऐप पर राइड करके भी आ सकता है और ऐसे में खतरा हमेशा बढ़ जाता है। तो हमें ऐसा नहीं कि आज के लिए सचेत होना है, हमें हमेशा के लिए अपना साइबर हाइजीन बेटर करना होगा, ताकि क्योंकि कई सारे एपीटीज ग्रुप होते हैं वो साइलेंट होते हैं, वो परसिस्टेंट रहते हैं, वो आपके सिस्टम्स के पार्ट होंगे, लेकिन वो एक्टिव तब हो जाएंगे जब उनको कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी मिल जाए जो अब बहुत बड़ी हो गई है और अब उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। लेकिन एक दो स्टेप ऑलरेडी वो एग्जीक्यूट कर चुके होते हैं, वो तीसरे स्टेप का वेट कर रहे होते हैं और जैसे ही वो तीसरा स्टेप होता है तब आपको उनका सिम्टम दिखना शुरू। तो ऐसे में हम लोगों को एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बनाना पड़ेगा कि हम अपना साइबर हाइजीन थोड़ा सा बेटर रखें, अननेसेसरी एप्लीकेशन ना डाउनलोड करें, डायरेक्ट लिंक से कभी भी ना करें और डेटा जो बाहर जा रहा है उस पर नजर रखें कि कौन सी एप्लीकेशन क्या डेटा ले रही है, ताकि ओवरऑल एक जो देश है एक स्वच्छ एब्सोल्युटली सुरक्षित बन सके। एब्सोल्युटली। आज हमने लोगों को क्या करना है इस पर थोड़ा सा कम फोकस किया, क्योंकि हमें लगता है कि पूर्व में हमने इस पर काफ़ी फोकस किया है और वो दोहरा भी दिया है अमित जी ने कि आपको अनजान लिंक्स पर क्लिक नहीं करना है। वीडियोस कोई आए तो एक तो फेक न्यूज़ से भी आपको सावधान रहना है, फेक न्यूज़ वगैरह भी जो होती है ये भी एक साइबर वॉर का ही हिस्सा है, तो वहाँ पर आपको सतर्क रहना है और बाकी जो चीज़ें करनी है वो लगातार हमने आपको ग्राफिक्स के ज़रिए भी बताई हैं। कुल मिला के शक करना है, शक करना है, शक करना है। कोई भी लिंक आ रहा है आपके पास, शक कीजिए। कोई भी OTP मैसेजेस आ रहे हैं, शक कीजिए। कोई भी अनजान ईमेल आ रहे हैं, शक कीजिए। कोई भी इस तरह के वीडियोज़ आ रहे हैं, शक कीजिए। चाहे इंडिविजुअल आ रहे हैं, आपके पर्सनल DM में आ रहे हैं या फिर ग्रुप्स में आ रहे हैं, हर जगह शक कीजिए, क्योंकि यही शक आगे आपको जाके बचाएगा, आपको बचाएगा, हमारे सुरक्षा तंत्र को मजबूत करेगा, देश के इंटीग्रिटी को बचाएगा। इसलिए प्लीज़ शक कीजिए। और ये सिर्फ वॉर टाइम या कॉन्फ्लिक्ट टाइम की बात नहीं है, दोनों मेहमानों ने बता दिया कि ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ये ग्रुप्स जो आइसोलेशन में काम करते रहते हैं, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो एक्सप्लॉइट करते हैं वो क्विक और हाई विजिबिलिटी अटैक्स को। कई बार लार्जर कैंपेन्स के साथ जुड़ जाते हैं ताकि एम्पलीफाई हो इम्पैक्ट, लेकिन लगे रहते हैं साल भर। तो आपको हमेशा सतर्क रहना है। थैंक यू सो मच दीपिका जी, अमित जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी उम्मीद के साथ कि हमारे दर्शक आज लाभान्वित हुए होंगे आपके इनसाइट से। थैंक यू सो मच, आपने समय दिया। शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।